नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्कॉटिश रेफरेंडम की। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि 2055 तक कोई स्कॉटिश रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। इस बात के क्या मायने हैं? क्या स्कॉटिश रेफरेंडम लोग अभी करवाना चाहते हैं? कितनी बार स्कॉटिश रेफरेंडम हो चुका है? इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ स्कॉटलैंड की हिस्ट्री क्या रही है, क्यों ये लोग इंग्लैंड से अलग अपने आप को मानते हैं, इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल रीजंस हैं, वो भी आपको ब्रीफली बताए जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल है मेरा, और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का यूपीएससी स्मार्ट कोर्स आईएएस एग्जाम की तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर हजारों वीडियोस देख सकते हैं और अन्य कई फीचर्स हैं इस कोर्स के जिनको अवेल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक इंटरव्यू दे रहे थे और इसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस रेफरेंडम पर आपका क्या कहना है, कि स्कॉटलैंड ब्रेक्जिट के बाद एक अलग देश होने की मांग कर रहा है, तो क्या एक इंडिपेंडेंस रेफरेंडम फिर से होना चाहिए। इस पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक जनरेशन तक कम से कम ये इंडिपेंडेंस रेफरेंडम होना चाहिए। बाय द वे, इंडी रेफ का मतलब इंडिपेंडेंस रेफरेंडम है। आई गेस मैंने भी ये शब्द पहली बार ही देखा था, पहले कभी सुना नहीं। तो इन्होंने ये कहा कि 2055 के पहले इंडिपेंडेंस रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। कारण कि अभी ऑलरेडी 2014 में हमने रेफरेंडम कराया था और उसके नतीजे में यह आया था कि लोग इंग्लैंड के साथ रहना चाहते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम में रहना चाहते हैं। तो इसके अगेंस्ट जाकर अब हम फिर से रेफरेंडम इतनी जल्दी नहीं करवा सकते। तो रिसेंटली ब्रेक्जिट डील खत्म हुई है और ब्रेक्जिट डील के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पोस्ट ब्रेक्जिट यूके कैसा होगा। आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं टू नो द डिटेल्स अबाउट द एग्जैक्ट ब्रेक्जिट डील। लेकिन जब से ये डील हुई है तब से स्कॉटलैंड के नेता इंडिपेंडेंस की डिमांड को फिर से तेज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है, हमें तो फिर से अलग देश बनना है, उसके लिए रेफरेंडम करवाया जाए। तो स्कॉटलैंड, वहां के नेता कुल मिलाकर इस डील से खुश नहीं है और उन्होंने अपनी आजादी के नारे को फिर से बुलंद कर दिया है। अब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, इन सब में क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया देख लो। ये ऑरेंज वाला एरिया है स्कॉटलैंड, येलो है इंग्लैंड, पर्पल वाला है वेल्स और ये ग्रीन वाला है नॉर्दर्न आयरलैंड। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। और नॉर्दर्न आयरलैंड जब जुड़ जाता है तब इसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये इस देश का पूरा ऑफिशियल नाम है। अब आमतौर पर मैं भी और हम सभी इस देश को इंग्लैंड ही कहते हैं, लेकिन याद रखना इंग्लैंड वाले केवल इसको इंग्लैंड कहते हैं। ओके, तो इंग्लैंड के लिए ये वाला इंग्लैंड है और ये स्कॉटलैंड है, ये वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। सब कुछ मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम और केवल ये तीन मिलाकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ओके, इन तीनों में अब आबादी में बहुत फर्क है। चारों में आप देखोगे कि टोटल 6.25 करोड़ के आसपास आबादी है यूनाइटेड किंगडम की, जिसमें से 5,62,62,00,000 इंग्लैंड की है। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है? इंग्लैंड की। तो ज्यादातर आबादी इस येलो वाले एरिया में रहती है। यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और ये एरिया में भली बड़े हैं स्कॉटलैंड, वेल्स, लेकिन इनकी आबादी इतनी बड़ी नहीं है। स्कॉटलैंड की आबादी केवल 55 लाख के आसपास है, वेल्स की आबादी 31,50,000 और नॉर्दर्न आयरलैंड की तो 2 लाख भी नहीं है। इतने बड़े तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब नेशनैलिटीज की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि अल्टीमेटली एक बड़े वोट में इनका जो वोट है वो अलग से काउंट हो। तो चाहे ये इन सब के खिलाफ भी वोटिंग करेंगे तो इनका वोट एट द एंड काउंट नहीं होता है और यही हुआ था 2016 के ब्रेक्जिट वोट में। आगे आपको मैप में पता चल जाएगा। अब इस ग्रेट ब्रिटेन नाम के द्वीप का उत्तरी हिस्सा कहलाता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ऐतिहासिक तौर पर, कल्चरली, बोली में, रहन सहन में इंग्लैंड से काफी अलग है। उसके पीछे कई कारण हैं। मेनली इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी इंग्लैंड से अलग रही है, डिफरेंट रही है। किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2000 बीसी में पहली बार यहां पर फार्मर्स के सेटल होने के अवशेष मिलते हैं, यानी कि लगभग 4000 सालों से यहां पर लोग रह रहे हैं। 77 एडी के बाद से हमें यहां पर थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये पता चलता है कि रोमन एम्पायर का जब रूल था तो उन्होंने स्कॉटलैंड पर भी कब्जा करने की कोशिश करी थी। जो आज का इंग्लैंड वाला पार्ट है वहां पर तो रोमन एम्पायर का रूल था, लेकिन स्कॉटलैंड को वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं ला पाए थे। इनफैक्ट स्कॉटलैंड में जो ये उत्तरी क्षेत्र में यहाँ के लोग अटैक करते रहते थे इन पे, जिनको ये लोग ट्राइबल्स कहते थे कि ये नॉर्दर्न ट्राइब्स हैं, ये हम पे हमला करती हैं। इनको रोकने के लिए यहाँ एक दीवार बना दी थी, हेड्रियंस वॉल। एम्परर था रोमन एम्पायर में, उसका नाम था हेड्रियन।
तो हेड्रियन ने एक दीवार बनवा दी थी और इसी हेड्रियंस वॉल से इंस्पायर होकर वो गेम ऑफ थ्रोन्स में जो वॉल बनी है जो आप देखते हैं वो हिस्ट्री में वहां से इंस्पायर्ड है। तो एक्चुअली में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक दीवार हुआ करती थी, पूरा फोर्टिफिकेशन था ताकि यहां पर उत्तर में रहने वाले जो लोग हैं वो इस एरिया पर हमला ना करें, रोमन एम्पायर पर हमला ना करें। 5th सेंचुरी आते आते यहां पर स्कॉट्स जो हैं वो सेटल होने शुरू हुए। अब ये स्कॉट्स कौन है जो आज वहां पर लोग रह रहे हैं, वो अपना इतिहास इन तक ट्रेस करते हैं। तो स्कॉट एक केल्टिक ट्राइब थी। केल्ट्स वो लोग हैं जो पूरे यूरोप में फैले हुए थे बिफोर 2500 ईयर्स अगो। तो लगभग 2500 साल पहले पूरे यूरोप में, खास करके उत्तरी यूरोप में, फ्रांस, इंग्लैंड, यहां पर केल्ट्स आबादी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे केल्ट्स कम हो गए और इनकी जो भाषाएं हैं आज वो बहुत कम एरिया में बोली जाती है। केवल वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड या आयरलैंड जैसे एरियाज में कुछ जगह केल्टिक भाषाएं बोली जाती है। तो केल्ट्स की जो भाषा है वो काफी कम हो गई है, लेकिन स्कॉट्स जो हैं वो भी केल्ट्स से आए हैं। ओके, तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो ऐतिहासिक तौर पर इंग्लैंड के लोगों से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लोग क्या हैं, एंग्लो सैक्सन। ये याद रखना, ये एंग्लो सैक्सन लोग हैं। इनको ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्दर्न यूरोप से लोगों ने आकर सेटल किया था वो थे, और वो अलग समय पर आए थे, जबकि केल्ट्स थोड़े से पहले आ गए थे। अब ये जो केल्ट्स लोग हैं ये थे पेगन यानी कि ये पूजा अर्चना करते थे प्रकृति की, जानवरों की। केल्ट्स के कल्चर में इनफैक्ट कई सिमिलैरिटीज हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी। जैसे केल्ट्स के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट नमूना है गुंडस्ट्रॉप कॉल्ड्रन। ये कुछ नहीं, एक कटोरा है जिसपे बहुत सारी डिजाइन्स बनी हुई है। इन्हीं डिजाइन में से एक आपको ये देखने को मिलेगी। इस डिजाइन में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो काफी हद तक हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पशुपतिनाथ सील के जैसा है। इसके भी चारों तरफ जानवर हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज को दर्शाता है। बाय द वे, ये केल्टिक गॉड जो है इसका नाम था सेर्न्यूनोस, ठीक है। तो इसको काफी कॉमन बताया जाता है पशुपति सील से। ये नाम आप याद रख सकें तो रख लीजिएगा, सेर्न्यूनोस। अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज ये नोट्स में जरूर लिखिए। तो ये केल्टिक ट्राइब्स जो हैं ये एक समय पर नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोप में रहा करती थी, और ये पेगन्स थे, यानी कि ये किसी भगवान में नहीं मानते थे, प्रकृति को पूजते थे, उस तरह के लोग थे। तो इसके कारण हिस्टोरियंस कई बार इस तरह के कहते हैं इस तरह की बातें कि आईवीसी जो है उसका कोई ना कोई लिंक केल्ट्स के साथ भी है, लेकिन वो टाइमलाइन एग्जैक्टली मैच नहीं करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब 8 to 11 सेंचुरी में क्या होता है कि वाइकिंग्स की यहाँ पर रेड्स होती हैं। जो लोग वीडियो गेम बहुत खेलते हैं उन्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और इस पर एक टीवी शो भी आई थिंक आया था कुछ साल पहले। तो वाइकिंग्स वो लोग हैं जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वाले एरिया से आए और इन्होंने इस इंग्लैंड के तट पर, कोस्ट पर अटैक करना शुरू किया और धीरे धीरे इनको सेटल करना शुरू कर दिया। तो ये नॉर्थ सेटलमेंट्स यहाँ पर आए 8 to 11 सेंचुरी के बीच में। तो ये भी आकर यहाँ पर सेटल हो गए। तो स्कॉटलैंड की जो आज लीनियज है वो आधा आप कह सकते हैं कि नॉर्स लोगों की है और बाकी केल्ट्स की है। तो दोनों की मिक्स्ड हेरिटेज है, जबकि इंग्लिश लोग अपनी लीनियज क्या बताते हैं, एंग्लो सैक्सन लीनियज। अब 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें स्कॉटलैंड के राजाओं के नाम हिस्ट्री में मिलते हैं, ठीक है। तो 870s 880s ऑनवर्ड्स वहां पर राजाओं की एक लीनियज ट्रेस होती है। तो 300-400 साल वहां पर लगातार अलग अलग राजा रहे। 1286 में जाकर पहली बार यहां पर इंग्लिश का इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस क्यों होता है, उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1286 में जो स्कॉटलैंड का राजा था उसका नाम था अलेक्जेंडर द थर्ड। तो वो अपनी बीवी के बर्थडे पर उसको सरप्राइज देना चाहता था। तो उसकी बीवी कहीं और थी उस वक्त, तो वो रात को घोड़े पर निकल पड़ा कि बीवी को सरप्राइज दूंगा, और रात को उसका घोड़ा कहीं गिर गया और वो मर गया। मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली में यही स्टोरी है। तो वो गिर के मर गया। तो उसके कारण क्या हुआ, अब उसके कोई बच्चा नहीं था, उसका बेटे जो उसके बेटे बेटी थे वो सब मर गए थे जल्दी, कम उम्र में। तो इसीलिए वहां पर एक कंफ्यूजन हो गया कि अब गद्दी पर कौन आएगा। उस वक्त बीच में इंग्लैंड ने इंटरफेयर किया। अब ये तो बिल्कुल आम कहानी है, आप जानते ही हैं, हर डायनेस्टी में होता है। तो इंग्लैंड स्कॉटलैंड की राइवलरी तब से चली आ रही है। और इसी समय 1290s में ही जब ये स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, उसी समय विलियम वॉलेस नाम का एक स्कॉटिश नोबल था, उसने काफी लड़ाइयां लड़ी और वो कुछ समय तक स्कॉटलैंड का गार्जियन भी था। और उसी के कैरेक्टर को मेल गिब्सन ने ब्रेव हार्ट नाम की मूवी में प्ले किया था। हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा फिक्शनलाइज थी, इसमें सब कुछ वैसा नहीं दिखाया गया था जैसा एक्चुअल हिस्ट्री में है। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत इस इतिहास के बारे में जानना है या फिर हिस्टोरिकल फिल्में देखने में मजा आता है तो ब्रेव हार्ट जरूर देखिएगा। तो ये विलियम वॉलेस जो है ये उसी समय काल में था। ये 1286 में जब राजा मरा था, उसके बाद 20-30 साल ये कंफ्यूजन की स्थिति थी। तो स्कॉटलैंड के नोबल्स ने मिलकर इंग्लैंड के इंटरफेरेंस को कम करने की कोशिश करी। फर्स्ट स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। उसके बाद 14th सेंचुरी में सेकंड स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। लेकिन हुआ क्या, 1603 आते आते फाइनली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के क्राउन को यूनाइट कर दिया गया। देयर वुड बी अ यूनियन ऑफ क्राउन्स, कि दोनों सेपरेट किंगडम रहेंगे लेकिन उनका राजा एक रहेगा, ठीक है। ये हुआ था किंग जेम्स द सिक्स्थ के समय में। तो किंग जेम्स द सिक्स्थ था स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का भी, ओके। 1707 में ऑफिशियली दोनों को यूनाइट कर दिया गया, यानी कि एक कानून लाकर
स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों एक हो गए, दोनों की पार्लियामेंट को एक कर दिया गया, दोनों का राजा एक हो गया। अब स्कॉटलैंड का कोई राजा नहीं है, जो राजा है वो ब्रिटेन का राजा है, ओके, वो स्कॉटलैंड का राजा नहीं है। पहले क्या होता था कि जो गद्दी पे बैठा था 1603 से 1707 के बीच में, उसकी उपाधि होती थी किंग ऑफ इंग्लैंड एंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। लेकिन अब 1707 के बाद, एक्ट ऑफ यूनियन के बाद, दोनों एक हो गए और तब से इस देश को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और पार्लियामेंट भी उनकी एक हो गई, तो अब स्कॉटलैंड में कोई पार्लियामेंट नहीं होती है। पार्लियामेंट कहां होगी? लंदन में, वेस्टमिंस्टर में। याद करो, ये वही वेस्टमिंस्टर है जिसके बेसिस पर हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, ओके। तो वेस्टमिंस्टर उस जगह का नाम था जहां पर यह पार्लियामेंट स्थापित करी गई थी। और जो झंडा था उन्होंने वो तक यूनाइट कर दिया, मतलब कहीं पर कसर नहीं छोड़ी। तो इंग्लैंड का झंडा उस समय ऐसा हुआ करता था, आज भी अगर आप देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंग्लैंड का झंडा यही रहता है, उसको स्कॉटलैंड के साथ मिक्स करके और इस तरह से बनाया गया फ्लैग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर इसमें जब सेंट पैट्रिक्स क्रॉस जोड़ा गया आयरलैंड का, तो ये बन गया यूनियन जैक या यूनियन फ्लैग, जो चाहो उसको बोल दो। अब आते हैं 19वीं सेंचुरी में। तो 19वीं सदी आते आते कुछ छोटे मोटे कैंपेन चल रहे थे कि स्कॉटलैंड को हमें फिर से सेल्फ गवर्नमेंट दे दो और होम रूल दे दो, लेकिन उसके लिए कोई बड़े स्तर का कैंपेन नहीं था। मेनली क्या था, आयरलैंड एक होम रूल डिमांड कर रहा था 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। उस समय आयरलैंड में काफी इसको लेकर परेशानियां भी हुई थी। तो उसके साथ ही आयरलैंड को जब देखा लोगों ने, तो स्कॉटलैंड में भी कुछ लोगों ने ये डिमांड उठाई थी, लेकिन इतने पुरजोर तरीके से कोई डिमांड नहीं थी, कोई हिंसा नहीं हुई थी, कोई वायलेंस नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, 1970s में नॉर्थ सी में तेल की खोज होती है। अब नॉर्थ सी में जब तेल आया तो ये तो ब्रिटेन का तेल हो गया, लेकिन स्कॉटलैंड में अब लोगों को लगने लगा कि भाई साहब ये तो हमारा नुकसान हो गया, ये सारा तेल हमारा होता अगर हम एक अलग देश होते। तो लोगों ने कहा कि ये तो स्कॉटलैंड का ऑयल है, इससे जो भी पैसा है वो स्कॉटलैंड में लगाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इन तेल के कुओं की खोज के बाद स्कॉटलैंड के लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारे साथ कभी भविष्य में भी हो सकता है। मान लो हमारी धरती पर और तेल निकल गया, गैस निकल गई, तो सारे रिसोर्सेज ग्रेट ब्रिटेन के हो जाएंगे, स्कॉटलैंड को क्या मिलेगा। तो डिमांड उठनी शुरू हुई 1970s में कि हमारे को हमारे पावर फिर से दिए जाएं। अब यहां पर थोड़ी सी डिमांड ट्रिकी थी। डिमांड ये नहीं थी कि हमें आजादी दे दो, इनको आजादी नहीं चाहिए थी, इनको चाहिए था डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन का मतलब है कि हमें हमारी पार्लियामेंट फिर से दे दो। जो पार्लियामेंट 1707 में खत्म कर दी गई थी, वो ये फिर से डिमांड करने लगे। तो 1979 में हुआ फर्स्ट स्कॉटिश रेफरेंडम फॉर डेवोल्यूशन, ये इसका पूरा नाम था। तो ये रेफरेंडम आजादी के लिए नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये केवल डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए था, यानी कि हमें हमारी असेंबली या फिर जो पार्लियामेंट है वो फिर से दे दी जाए। तो उस पर वोट हुआ, ज्यादातर लोगों ने उसके फेवर में वोट किया कि असेंबली अलग हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अलग असेंबली नहीं मिल पाई इन्हें। कारण क्या था, उसमें एक क्लॉज था इस रेफरेंडम के अंदर कि अगर 40% लोग से कम वोट डालते हैं तो फिर ये रेफरेंडम लागू नहीं होगा। और हुआ क्या था कि देखो, इसमें जो लोग आए थे वोट डालने, यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज था दैट वाज अराउंड 63। अब उस 63% के अंदर कितने लोगों ने, अराउंड 55 या ऐसा कुछ परसेंटेज था, मैं एग्जैक्टली इस आंकड़े को लेकर श्योर नहीं हूं। तो ये इतने लोगों ने डाला था वोट, लेकिन ये ओवरऑल 40% नहीं होता था, ठीक है। तो 40% से कम रह गया आंकड़ा, 32% पे आकर अटक गया हो। तो 55% के आसपास लोगों ने वोट डाला था, लेकिन इनको पार्लियामेंट कुल मिलाकर नहीं मिल पाई। तो होम रूल के फेवर में वोट था, लेकिन स्टिल इनको इनएडिक्वेट टर्नआउट के कारण ये होम रूल नहीं मिला। फिर इन्होंने डिमांड अपनी फिर से उठाई 1990s में, फिर से सेकंड स्कॉटिश डेवोल्यूशन रेफरेंडम हुआ। इस समय इनको होम रूल मिल गया। स्कॉटलैंड एक्ट पास होता है 1998 में, और उसके बाद से स्कॉटलैंड की अलग पार्लियामेंट बनाई गई। 1999 में स्कॉटलैंड के अलग इलेक्शंस हुए, और स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है वो कहां से काम करती है ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अभी इनकी लीडर कौन है, देखो वहां पार्लियामेंट है लेकिन प्राइम मिनिस्टर अलग नहीं होता, वो उसे कहते हैं फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। ये उसकी उपाधि है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो ग्रेट ब्रिटेन का एक ही होगा जो बोरिस जॉनसन है। तो अभी फर्स्ट मिनिस्टर है निकोला स्टर्जन, स्कॉटिश नेशनल पार्टी एसएनपी पार्टी की है। अब 2014 आते आते फिर से स्कॉटलैंड में एक डिमांड उठनी शुरू होती है कि हमें तो अलग देश चाहिए। तो 2014 में यह तय हुआ कि स्कॉटलैंड में रेफरेंडम होगा, और इस बार रेफरेंडम इसके लिए नहीं था कि और पावर दो, इस बार रेफरेंडम था अलग देश बनाने के लिए कि हमें तो अलग देश चाहिए। और इस बार इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने वोट डाला। स्कॉटिश नेशनल पार्टी जिसकी निकोला स्टर्जन अब अध्यक्ष हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंस के फेवर में पूरा कैंपेन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वोट हार गए थे, क्योंकि 55.3% लोगों ने वोट डाला कि हमें यूके में ही रहना है, हमें अलग नहीं होना। तो स्कॉटलैंड यूके में ही रहने की बात करा, 44.7% लोगों ने बोला कि हमें अलग होना है।
और आप याद रखिए कि ये जो वोट था ये इस मामले में ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें टर्नआउट 84% था। 1979 वाली घटना को भूले नहीं थे स्कॉटलैंड के लोग, तो इस बार उन्होंने बड़ी संख्या में टर्नआउट दिया। 84% वोटिंग परसेंटेज यूके में 100 साल में कभी नहीं रहा है। ये मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज है जो यूके ने किसी इलेक्शन के लिए देखा हो। और यहां पर ये प्रॉब्लम हो गई कि स्कॉटलैंड में 55% लोगों ने कहा कि हमें तो यूके में रहना है, हम खुश हैं यूके में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसएनपी पार्टी जो है उसका पूरा कैंपेन फेल हो गया। लेकिन अब क्या होता है, 2016 में एक और वोट होता है। इस बार वोट होता है ब्रेक्जिट के लिए। तो ब्रेक्जिट वोट में क्या हुआ कि स्कॉटलैंड के लोग नहीं चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करें, क्योंकि इनका स्कॉटलैंड के एरिया का काफी व्यापार यूरोपियन देशों से होता है, खास करके जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फ्रांस है, इनके साथ इनका अच्छा खासा व्यापार है। यहां से फिशिंग एक्सपोर्ट्स बहुत होते हैं फ्रांस जैसी जगहों पर। तो यहां पे ब्रेक्जिट के समय स्कॉटलैंड के लोग, इनफैक्ट नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स के लोग भी ये नहीं चाहते थे। वेल्स नहीं था इसमें, केवल नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो थे वो ओवरऑल नेगेटिव में थे। तो बाकी सारा इंग्लैंड ये चाहता था कि हम ब्रेक्जिट के तहत यूके को अलग कर दें यूरोपियन यूनियन से। तो ये जितने भी ब्लू एरियाज हैं इन्होंने वोट डाला किसके लिए, बाहर निकलने के लिए यूरोपियन यूनियन से। लेकिन जो ये आपको ब्राउन और ऑरेंज कलर में एरिया नजर आ रहा है ये पूरा स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड ने वोट डाला था टू रिमेन इन यूरोपियन यूनियन। 62% स्कॉटलैंड ने ईयू के साथ रहने के लिए वोट डाला था। लेकिन मैंने आपको पॉपुलेशन बताई थी ना इनकी कितनी है, इनकी तो 55-56 लाख आबादी है और यहां पर इंग्लैंड की आबादी है 5,62,00,000। तो ये कहां पर टिकेंगे, ओवरऑल इनके वोट का कोई मतलब नहीं रहा। तो फिर से स्कॉटलैंड के लोगों को ये लगा और एसएनपी के नेताओं ने भी ये बात बोली कि जब हमने ये कहा है कि हमें तो यूरोपियन यूनियन में रहना है तो हम आपके साथ जबरदस्ती ब्रेक्जिट क्यों कर लें। तो अब ये कंट्रोवर्सी पिछले 6 सालों से 4 सालों से फिर से चल रही है और ब्रेक्जिट का जो फाइनल सेटलमेंट हुआ है 24 दिसंबर 2020 को, तो ब्रेक्जिट ट्रेड डील अब जो साइन हुई है इससे भी ये लोग खुश नहीं है। स्कॉटलैंड के नेताओं का कहना है कि ये डील तो हमारे ऊपर फोर्स करी गई है वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट के द्वारा। हमारी पार्लियामेंट यानी स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने तो इसके लिए कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन अब हमारे वोट कम है तो हम कुछ कर नहीं सकते इंग्लिश वोटर्स के सामने। अब इस ब्रेक्जिट ट्रेड डील के बाद स्कॉटिश नेशनल पार्टी, उनकी सरकार, उनकी फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन पुरजोर तरीके से ये कह रहे हैं कि अब हमें फिर से रेफरेंडम करवाना चाहिए, क्योंकि जो हमने रेफरेंडम 2014 में जब किया था तब ब्रेक्जिट की कोई बात ही नहीं थी। तब ये कहीं पर नहीं था कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे। अब ब्रेक्जिट के बाद सब कुछ बदल चुका है, तो अब समय आ गया है कि हम फिर से इंडिपेंडेंस की बात करें। पॉजिटिव केस फॉर इंडिपेंडेंस बनता है। तो इनका यह मानना है कि आने वाले कुछ सालों में फिर से रेफरेंडम करवाना चाहिए। लेकिन इस पर इंग्लैंड की सरकार या ग्रेट ब्रिटेन की सरकार का क्या कहना है। तो बोरिस जॉनसन से जब ये एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका इस स्कॉटलैंड की आजादी की डिमांड पर क्या कहना है, तो बोरिस जॉनसन ने कहा कि अभी तो करवाया है, 6 साल पहले ही तो हमने रेफरेंडम किया है, तब लोगों ने मना किया था कि हमें नहीं अलग होना, हमें तो साथ रहना है, और ये रेफरेंडम हम बार बार नहीं करा सकते। इट शुड बी अ वंस इन अ जनरेशन इवेंट। अब वंस इन अ जनरेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, जब इनसे ये पूछा गया तो इन्होंने एक रफ ऐसे आइडिया लेते हुए बोला कि देखो आखिरी बार 79 में पहली बार रेफरेंडम हुआ था, उसके बाद 2014 वाले रेफरेंडम को ये सीरियस मान रहे हैं। तो इन्होंने कहा देखो यहां पर 35 साल का गैप है, तो अब कम से कम 40 साल तो रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। और इन्होंने पता नहीं क्या सोचकर, क्या कैलकुलेशन करके 2055 ईयर बोल दिया। ये मैथ्स तो मेरे भी नहीं समझ में आई, आप क्या आई हो तो आप समझा देना मुझे कमेंट में। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि 2055 के पहले कोई रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। लेकिन एसएनपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन डेमोक्रेसी को डिनाई कर रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस को डिनाई कर रहे हैं, और ट्रंप और जॉनसन में कोई फर्क नहीं है, दोनों डेमोक्रेसी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इस तरह के कई सारे एडिटोरियल भी छप रहे हैं जो स्कॉटिश अखबार हैं उनमें। लेकिन इंग्लिश क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि एसएनपी बिना बात के मामले को उठा रही है। उनको चाहिए था कि एक ब्रेक्जिट के में ऐसी ट्रेड डील हो जिसके तहत वो यूरोपियन यूनियन के साथ अपना ट्रेड, अपना व्यापार जारी रख सकें। तो वो तो उनको मिल गया है, स्कॉटिश फर्म्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो यूरोप के साथ आराम से ट्रेड कर सकती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। लेकिन एसएनपी को इस पर आपत्ति है। एसएनपी ने कहा है कि हमें तो इस डील से प्रॉब्लम है, जबकि इंग्लैंड में जो कई सारे इनके क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि डील बिल्कुल स्कॉटलैंड के लोगों के फेवर में है। जो ट्रेड डील हुई है उसमें उनके व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब भविष्य में क्या हो सकता है, तो देखो जब तक बोरिस जॉनसन और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है तब तक तो स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम नहीं होने वाला है, ये आप मान के चलो। 2019 में चुनाव हुए थे, 2024 तक इनकी सरकार रहने वाली है, 5 साल रहेगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है इनके पास। तो जब तक ये कंजर्वेटिव पार्टी है तब तक 2024 तक तो ये रेफरेंडम करवाने नहीं देंगे। उसके बाद अगर शायद क्या होता है इलेक्शंस में हम कुछ कह नहीं सकते, मे बी उसके बाद जनता का माहौल बदल जाए, मूड बदल जाए, तो फ्यूचर में 2024 के बाद डेफिनेटली देयर कुड बी अ चांस ऑफ अ रेफरेंडम। बाकी अभी तो कोई चांस नहीं है 4 साल तक किसी रेफरेंडम का। हाँ, एसएनपी अगर अपने स्कॉटलैंड के इलेक्शन जीत जाती है, जो वो मोस्ट प्रोबेबली जीत ही जाएगी,
तो वो जरूर इस मुद्दे को बार बार उठाती रहेगी। इस ब्रेग्जिट ट्रेड डील के कारण केवल स्कॉटलैंड में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स नॉर्दर्न आयरलैंड में भी आई है। नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो ऐतिहासिक तौर पर एक रहे थे, दोनों का कल्चर, भाषा, सब कुछ एक है, तो ये भी नहीं चाहते कि हमेशा हम अलग रहें, हमारे बीच में कोई हार्ड बॉर्डर आए। तो ईयू में है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जबकि अब नॉर्दर्न आयरलैंड ईयू में नहीं है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि आयरिश रीयूनिफिकेशन का वक्त आ गया है, यानी कि आयरलैंड द्वीप में अब दो देश अलग अलग नहीं बल्कि एक ही देश होना चाहिए। लेकिन अभी जो आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर हैं आर्लीन फॉस्टर, वो पूरी तरह से प्रो यूके हैं, तो वहां पर भी कोई अलग रेफरेंडम होने के चांस अभी नहीं है। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।